1857 का वो साल आप कह सकते हैं कि एक तरह का तूफान था, असंतोष का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये तूफान अचानक नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बरसों से जो गुस्सा सुलग रहा था ना, उसी का नतीजा था। इसके पीछे कई वजहें थीं, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, बहुत कुछ चल रहा था। शुरुआत करते हैं आर्थिक पहलू से। क्या था ऐसा जो आम लोगों को और यहाँ तक कि राजे रजवाड़ों को भी परेशान कर रहा था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी ना, वो असल में भारत का जो पारंपरिक आर्थिक ढांचा था, उसे तोड़ रही थीं। जिसे वो फ्री ट्रेड कहते थे, वो दरअसल एक तरफा था। ब्रिटेन से जो माल आता, उस पर टैक्स बहुत कम। अच्छा। और जो भारत का माल बाहर जाता, खासकर ब्रिटेन, उस पर भारी टैक्स। तो नतीजा क्या हुआ? यहाँ के जो कारीगर थे, बुनकर थे, पूरा हस्तशिल्प उद्योग, वो सब तबाह होने लगा। और जमीन से जुड़े लोग, किसान, जमींदार, उन पे क्या बीती? उन पर भी बहुत भारी मार पड़ी। कंपनी ने कई इलाकों में जैसे जमींदारों से उनके पुराने हक छीन लिए। अवध का उदाहरण लें, जो बाद में विद्रोह का एक बड़ा गढ़ बना। वहां करीब करीब 21,000 तालुकदार थे, मतलब बड़े जमींदार। उनकी जमीनें कंपनी ने छीन ली। 21,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, सोचिए, इतने सारे प्रभावशाली लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए। फिर जब शहरों में काम धंधे बंद हुए, तो सारा बोझ खेती पर आ गया। किसानों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। ये तो हुई आर्थिक तबाही की बात। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या बेचैनी थी? कंपनी तो बस अपना राज फैलाए जा रही थी। उनकी नीतियां थीं, जैसे सब्सिडियरी अलायंस या फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, जिसके तहत गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं मानते थे। बिल्कुल, मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं, तो उसका राज कंपनी हड़प लेती थी। सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें ऐसे ही मिला ली गईं। इससे जो भारतीय शासक थे, उनमें जबरदस्त गुस्सा और एक तरह का डर बैठ गया था। कंपनी अपने वादे भी तोड़ रही थी बार बार, तो उसकी साख बिल्कुल गिर गई थी। और आम लोगों के लिए प्रशासन कैसा था? आम आदमी के लिए पुलिस, छोटी कचहरियां, सरकारी दफ्तर, हर जगह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इंसाफ मिलना तो बहुत मुश्किल था। और इस सब के बीच समाज और धर्म को लेकर भी कुछ तनाव था? हाँ, वो भी था। अंग्रेजों का बर्ताव अक्सर ऐसा होता था जैसे वो नस्लीय तौर पर हमसे बेहतर हों। फिर उन्होंने मस्जिद और मंदिरों की जमीनों पर टैक्स लगाने का फैसला किया। 1856 में एक कानून आया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। उसमें क्या था? उसमें यह था कि अगर कोई अपना धर्म बदलकर ईसाई बनता है, तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लोगों ने इसे अपने धर्म पर सीधा हमला माना। साथ ही कुछ बाहरी घटनाओं का भी असर पड़ा, जैसे अफगानिस्तान युद्ध में, पंजाब युद्ध में अंग्रेजों को जो हार झेलनी पड़ी, उससे उनकी वो अजेय वाली छवि थोड़ी टूटी। लोगों को लगा कि शायद इन्हें हराया जा सकता है। लेकिन जब एकदम से चिंगारी भड़की, वो तो सिपाहियों के बीच से उठी थी। उनके गुस्से की कोई खास वजह थी? सिपाहियों के मन में शिकायतें तो बहुत समय से जमा हो रही थीं। उनकी जो सर्विस की शर्तें थीं, वो अक्सर उनके धर्म, उनकी जातिगत मान्यताओं से टकरा जाती थीं। फिर 1856 में वो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। हाँ, आपने जिक्र किया था। उसने कहा कि बंगाल आर्मी में जो भी नए सिपाही भर्ती होंगे, उन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी लड़ने जाना पड़ सकता है, समंदर पार भी। और समंदर पार जाना उस वक्त बहुत से सिपाहियों के लिए धर्मभ्रष्ट होने जैसा था। बिल्कुल, खासकर ऊंची जाति के सिपाहियों के लिए। ऊपर से उन्हें जो दूर के इलाकों में लड़ने पर अतिरिक्त भत्ता मिलता था, जिसे भत्ता कहते थे, जैसे सिंध या पंजाब में, वो भी बंद कर दिया गया। ओह, तो मतलब कमाई भी कम हुई और धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। हाँ, तो उन्हें लगा कि भाई हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। और फिर आई वो एक अफवाह जिसने शायद आग में घी का काम किया, चर्बी वाले कारतूसों की बात। जी हाँ, बिल्कुल, वो थी तात्कालिक वजह। एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। उसके जो कारतूस थे, उन्हें राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अच्छा। और बड़ी तेजी से ये अफवाह फैली कि उन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। और ये दोनों ही? हाँ, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। तो दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। इसी के साथ एक और अफवाह फैली कि बाजार में जो आटा मिल रहा है, उसमें अंग्रेजों ने गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। बस सिपाहियों के सब्र का बांध टूट गया। और यहीं से विद्रोह की असल शुरुआत हुई। कैसे? घटनाक्रम क्या था? देखिए, वैसे तो औपचारिक शुरुआत मेरठ से मानी जाती है, 10 मई 1847 को।
लेकिन इसकी गूंज पहले ही सुनाई देने लगी थी। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने गुस्से में अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी थी। उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, उनका नाम तो बहुत मशहूर है। फिर अप्रैल में मेरठ में तीसरी नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों को वो नए कारतूस इस्तेमाल करने को कहा गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, 90 सिपाहियों ने? हाँ। 9 मई को उनमें से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाला गया, सबके सामने उनकी वर्दियां फाड़ी गईं, बेइज्जत किया गया और 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। ये तो बहुत अपमानजनक था। बिल्कुल। अगले ही दिन 10 मई की शाम को मेरठ छावनी के बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने सबसे पहले जेल पर धावा बोला, अपने उन 85 साथियों को छुड़ाया। फिर उन्होंने अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों पर हमला किया, उनके बंगले जला दिए और मारो फिरंगी को किनारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली की तरफ? हाँ, दिल्ली चलो। और ये चिंगारी फिर तो तेजी से फैली होगी। अरे जंगल की आग की तरह। मेरठ से सिपाही 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। वहां के सिपाहियों ने भी उनका साथ दिया। दिल्ली पर कब्जा हो गया। देखते ही देखते ये आग उत्तर में पंजाब के कुछ हिस्सों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजपूताना तक फैल गई। किन इलाकों में ज्यादा असर रहा? खास तौर पर आज का जो उत्तर प्रदेश है, यानी अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, फिर मध्य भारत, बिहार के कई हिस्से, इन इलाकों में तो एक तरह से ब्रिटिश राज कुछ समय के लिए खत्म ही हो गया था। एक बात बड़ी दिलचस्प है, विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों चुना? उनके पास तो कोई असली ताकत बची नहीं थी। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब भी। देखिए, बहादुर शाह जफर भले ही शक्तिहीन हो गए थे, लेकिन मुगल बादशाहत का नाम अब भी भारत की राजनीतिक एकता का एक पारंपरिक प्रतीक माना जाता था सदियों से। तो ये एक सिंबॉलिक कदम था। बिल्कुल। बहादुर शाह को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित करके विद्रोहियों ने एक तरह से पूरे देश को एक संदेश दिया कि हमारा दुश्मन एक है, अंग्रेज, और हमें उनके खिलाफ एकजुट होना है। ये भी दिखाता है कि उस वक्त लोगों के लिए अपनी धार्मिक पहचान, हिंदू या मुसलमान, से ज्यादा बड़ा मुद्दा अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। और जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। खासकर उत्तर भारत में अवध जैसे इलाकों में सिपाहियों के साथ साथ किसान, दस्तकार, छोटे जमींदार, यहाँ तक कि आम शहरी लोग भी उठ खड़े हुए। उन्होंने क्या किया? कई जगहों पर किसानों ने गुस्से में आकर जो सूदखोर महाजन थे, उनके बही खाते और कर्ज के सारे कागजात जला दिए। सरकारी खजानों को लूटा गया। अच्छा। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जिसने उनका शोषण किया था, जिसमें वो सूदखोर और बनिए भी शामिल थे, जो अक्सर अंग्रेजों के पिट्ठू समझे जाते थे। चलिए, अब कुछ प्रमुख केंद्रों और वहां के नेताओं की बात करते हैं। दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन असली कमान किसके हाथ में थी? हाँ, दिल्ली में बहादुर शाह को सम्राट तो घोषित कर दिया गया, लेकिन असली मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी। वो बरेली से अपनी विद्रोही सिपाहियों की टुकड़ी लेकर दिल्ली आए थे। बहुत अनुभवी सैनिक थे वो। और कानपुर का नाम आते ही नाना साहब का ख्याल आता है। जी, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उन्होंने शहर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहादुर शाह के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन कानपुर ज्यादा दिन उनके हाथ में नहीं रहा शायद। नहीं, बाद में सर कॉलिन कैम्बल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिसंबर 1857 में कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। और लखनऊ, वहां तो एक महिला ने मोर्चा संभाला था, बेगम हजरत महल ने। बिल्कुल। लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उन्हें जनता का भी भारी समर्थन मिला। लेकिन लखनऊ भी आखिरकार? हाँ, लखनऊ भी मार्च 1858 तक अंग्रेजों के नियंत्रण में वापस आ गया। वहां हेनरी लॉरेंस जैसे अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए थे लड़ाई में। और फिर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी तो वीरता का पर्याय है। बेशक, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जिस असाधारण वीरता का परिचय दिया, वो तो मिसाल है। उन्होंने सिर्फ झांसी में ही नहीं लड़ा, बल्कि तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था।
तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे ना? जी हाँ, तात्या टोपे नाना साहब के बहुत विश्वसनीय सेनापति थे और बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़े। लेकिन सर ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जून 1858 में पहले झांसी और फिर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार से भी एक बड़ा नाम आता है, कुंवर सिंह। हाँ, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। वो करीब 80 साल के थे उस वक्त, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने गजब का जज्बा और नेतृत्व दिखाया। जब दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो वो आरा पहुंचे और कुंवर सिंह से मिले। फिर कुंवर सिंह ने कमान संभाली और कई महीनों तक अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हुई। इन बड़े नामों के अलावा क्या कुछ ऐसे नेता भी थे जो शायद उतने मशहूर ना हों, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत अहम रहे? हाँ, बिल्कुल थे, और उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत के इलाके में एक जाट किसान थे, शाहमल। शामल? हाँ, उन्होंने आसपास के 84 गांव के, जिसे 84 देश कहते थे, किसानों और मुखियाओं को एकजुट किया। वो रात भर घोड़े पर घूमकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते थे। उन्होंने सरकारी इमारतों पर हमले किए, पुल तोड़े, सड़कें रोकीं। ये तो जबरदस्त संगठन था। बिल्कुल, उन्होंने एक तरह से उस इलाके में अंग्रेजी राज खत्म कर दिया था। लेकिन जुलाई 1857 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनका सर काटकर पब्लिकली दिखाया गया। उफ। शामल जैसे नेता ये दिखाते हैं कि ये विद्रोह सिर्फ राजाओं, नवाबों या सिपाहियों का ही नहीं था, इसमें आम किसान भी शामिल थे और वो नेतृत्व भी कर रहे थे। ये जानना वाकई जरूरी है। लेकिन इतनी वीरता, इतने फैलाव के बावजूद आखिरकार अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। ये कैसे हुआ? हाँ, अंग्रेजों ने धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत और बर्बरता से पलटवार किया। उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना। वो कब हुआ? सितंबर 1857 में जॉन निकलसन जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेज दिल्ली में घुसने में कामयाब हुए। शहर में भयानक लूटपाट और कत्लेआम हुआ। और बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुगल वंश का औपचारिक अंत हो गया। दिल्ली के बाद ब्रिटिश सेना ने एक-एक करके बाकी केंद्रों पर भी ध्यान लगाया। सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ पर फिर से कब्जा किया। सर ह्यू रोज ने झांसी और ग्वालियर जीता। कर्नल नील ने बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह को कुचला। ये प्रक्रिया लंबी चली, करीब 2 साल लग गए पूरी तरह से शांति स्थापित करने में। तात्या टोपे अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों को छकाते रहे, जंगलों में रहकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन वो भी पकड़े गए। हाँ, आखिरकार अप्रैल 1859 में उन्हें धोखे से पकड़वा दिया गया और फिर शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि जब इतना व्यापक गुस्सा था, इतने सारे लोग शामिल थे, तो ये विद्रोह पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह रही इसकी विफलता की? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसकी कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। अच्छा, कहाँ नहीं फैला? दक्षिण भारत ज्यादातर शांत रहा। बंगाल, पंजाब का बड़ा हिस्सा, राजपूताना की कई रियासतें, ये सब काफी हद तक अलग रहे। विद्रोह का मुख्य केंद्र उत्तर और मध्य भारत ही रहा, तो इसे अखिल भारतीय नहीं कह सकते। और क्या समाज के सभी तबकों का साथ मिला था इसे? नहीं, ये भी एक बड़ी कमजोरी थी। जैसा हमने पहले बात की, कई बड़े जमींदार और राजे रजवाड़े, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, ये सब अंग्रेजों के वफादार बने रहे। अंग्रेजों ने तो इन्हें तूफान में बांध कहा था। बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों ने तूफान में बांध का काम किया, वरना हम एक ही लहर में बह जाते। इसके अलावा जो पढ़ा लिखा भारतीय मध्य वर्ग था, वो भी ज्यादातर इससे अलग रहा। क्यों? उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि ये विद्रोह पिछड़ा हुआ है, ये सामंती ताकतों का विद्रोह है जो पुराने जमाने को वापस लाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजी राज शायद भारत का आधुनिकीकरण करेगा, प्रगति लाएगा। और अवध के तालुकदारों का क्या हुआ, जिनकी जमीनें छीनी गई थी?
उनमें से कई शुरू में विद्रोह में शामिल हुए, लेकिन जब अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर वो हथियार डाल देंगे तो उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी, तो कई तालुकदार विद्रोह से पीछे हट गए। तो मतलब एकता की कमी रही। और हथियारों और संगठन के लिहाज से क्या स्थिति थी? वो भी एक बहुत बड़ा फर्क था। विद्रोहियों के पास हथियार ज्यादातर पुराने किस्म के थे, तलवारें, भाले, कुछ पुरानी बंदूकें। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास उस वक्त की आधुनिक एनफील्ड राइफलें थीं, बेहतर तोपें थीं, टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी जिससे वो तेजी से खबरें भेज सकते थे। और नेतृत्व में भी बिखराव था। कोई एक केंद्रीय संगठन या नेता नहीं था जो पूरे विद्रोह को एक दिशा दे सके। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सब अपने अपने इलाकों में बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन इनके बीच कोई आपसी तालमेल या साझा रणनीति नहीं थी। सब अलग अलग लड़ रहे थे। क्या उनके पास अंग्रेजों को हटाने के बाद का कोई नक्शा था? मतलब भविष्य का कोई नजरिया कि भारत कैसा होगा? ये भी एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। विद्रोहियों का मुख्य लक्ष्य तो अंग्रेजों को भगाना था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? भारत का शासन कैसे चलेगा? इस पर कोई स्पष्ट साझी सोच या योजना नहीं थी। उनके पास कोई एक ऐसी मजबूत विचारधारा नहीं थी जो सबको लंबे समय तक एक साथ बांधे रख पाती। इस पूरी उथल-पुथल और लड़ाई झगड़े के बीच एक पहलू ऐसा है जिसकी तारीफ की जाती है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। इसका क्या महत्व था? हाँ, ये 1857 का एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण पहलू है। उस मुश्किल दौर में आम तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। जैसा हमने देखा, बहादुर शाह जफर, जो एक मुसलमान बादशाह थे, उन्हें सबने मिलकर अपना नेता माना। नाना साहब के साथ अजीमुल्लाह खान थे। झांसी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। तो ये एकता सिर्फ ऊपर के स्तर पर नहीं थी? नहीं, ये आम लोगों के स्तर पर भी दिखती है। मौलाना आजाद ने भी अपनी किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि उस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गजब की एकता थी और मुगल बादशाह के प्रति वफादारी थी। ये दिखाता है कि 1858 से पहले भारत की राजनीति में वो सांप्रदायिक कड़वाहट उतनी नहीं थी जो बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बढ़ाई। लोगों की पहचान शायद अपने इलाके या अपने शासक से ज्यादा जुड़ी थी, और सबसे बढ़कर साझी दुश्मन यानी अंग्रेजों के खिलाफ एकता थी। अब आते हैं एक और जटिल सवाल पर। इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी? मतलब इसे क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि कई अंग्रेज इतिहासकार शुरू में कहते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकारों में काफी बहस रही है और अलग अलग राय हैं। जैसे कुछ शुरुआती ब्रिटिश इतिहासकार जैसे सर जॉन सीली इसे सिर्फ सिपाहियों का एक अनुशासनहीन विद्रोह मानते थे, जिसका फायदा कुछ असंतुष्ट राजाओं और जमींदारों ने उठाया। उनका कहना था कि इसमें आम जनता की कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन भारतीय इतिहासकार इसे अलग तरह से देखते हैं। हाँ, ज्यादातर भारतीय इतिहासकार और कुछ बाद के ब्रिटिश इतिहासकार भी इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह मानने से इनकार करते हैं। जैसे वीडी सावरकर ने इसे अपनी किताब में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। पहला स्वतंत्रता संग्राम? ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी हाँ, और इस पर भी बहस है। कुछ मानते हैं कि ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, जैसे एसएन सेन का मानना है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि इसे न तो पहला कहा जा सकता है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। उनकी क्या दलीलें थी? उनका कहना था कि ये पहला नहीं था क्योंकि इससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे। राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि ये पूरे देश में नहीं फैला और कई बड़े वर्ग इससे अलग रहे। और स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं क्योंकि विद्रोहियों के पास राष्ट्रवाद की कोई स्पष्ट भावना या भविष्य की कोई योजना नहीं थी। ये तो काफी अलग नजरिया है। और कोई मत? हाँ, मार्क्सवादी इतिहासकार इसे विदेशी हुकूमत और सामंती शोषण के खिलाफ किसानों और सैनिकों का एक मिला-जुला संघर्ष मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मूल रूप से एक सामंती विद्रोह कहा, जिसमें राष्ट्रवाद के कुछ तत्व मौजूद थे। एसबी चौधरी जैसे इतिहासकारों ने इसे विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए विभिन्न भारतीय वर्गों का पहला संयुक्त प्रयास माना। तो मतलब कोई एक आम राय नहीं बन पाई इस पर? सही कहा। शायद सच्चाई इन सभी व्याख्याओं के बीच में कहीं है।
ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, क्योंकि आम लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खासकर अवध जैसे इलाकों में। ये पूरी तरह राष्ट्रीय शायद नहीं था, क्योंकि पूरा देश शामिल नहीं था, लेकिन इसमें विदेशी शासन से आज़ादी की एक तड़प जरूर थी। इसे शायद हम ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत का पहला बड़ा, व्यापक और काफी हद तक संगठित प्रतिरोध कह सकते हैं। इन अलग-अलग व्याख्याओं के बावजूद एक बात तो साफ है कि 1857 का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसके नतीजे क्या हुए? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, ये विद्रोह बेशक भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सबसे बड़ा और तात्कालिक नतीजा तो ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म? जी हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। लंदन में भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव, जिसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसे अब वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, यानी क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और महारानी विक्टोरिया की वो मशहूर घोषणा भी तो इसी समय हुई थी। बिल्कुल, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग, जो अब पहले वाइसरॉय थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। उसमें क्या वादे किए गए थे? इसमें कई बड़े वादे थे, जैसे अंग्रेज अब भारत में अपने राज्य का और विस्तार नहीं करेंगे, भारतीय राजाओं के अधिकार, उनके सम्मान और उनकी रियासतों की रक्षा की जाएगी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म। ये भी कहा गया कि भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा, उनमें दखलंदाजी नहीं होगी, और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए रंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ योग्यता देखी जाएगी। क्या ये वादे निभाए गए? कहने को तो ये बड़े अच्छे वादे थे, लेकिन हकीकत में इन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ, खासकर नौकरियों में बराबरी वाला वादा। हाँ, रियासतों को मिलाने का सिलसिला जरूर रुक गया। सेना में क्या बड़े बदलाव हुए? अंग्रेजों ने कुछ सबक तो सीखा होगा इस विद्रोह से। हाँ, सेना में बहुत बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले तो भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात बढ़ाया गया। पहले ये अनुपात लगभग 5:1 या 6:1 था, उसे घटाकर बंगाल में 2:1 और मद्रास बॉम्बे में 3:1 कर दिया गया। अच्छा, और तोपखाने जैसे जितने भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील हथियार थे, वो पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखे गए। और सबसे बड़ी बात, सेना में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। रेजिमेंटों का गठन अब जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। मकसद ये था कि भारतीय सैनिक आपस में एकजुट न हो सकें, उनमें क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं बनी रहें। ये तो बहुत सोचा समझा कदम था। बिल्कुल, उन्होंने मार्शल रेस, लड़ाकू कौम और नॉन मार्शल रेस का सिद्धांत भी गढ़ा। जिन समुदायों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे अवध के सिपाही, उन्हें नॉन मार्शल करार देकर सेना में उनकी भर्ती कम कर दी गई, और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे सिख, गोरखा, पठान, उन्हें मार्शल रेस बताकर उनकी भर्ती बढ़ाई गई। और अंग्रेजों की आम नीतियों और सोच में क्या फर्क आया? सामाजिक सुधारों की बात करते थे, जैसे सती प्रथा का अंत, लेकिन विद्रोह के बाद वो इससे पीछे हट गए। उन्होंने तय किया कि भारतीय समाज के जो पारंपरिक और रूढ़िवादी तत्व हैं, जैसे राजे रजवाड़े, बड़े जमींदार, पंडित, मौलवी, उनके साथ बनाकर रखी जाए। उन्हें लगा कि यही लोग समाज को नियंत्रित करते हैं और इनके जरिए शासन चलाना आसान होगा। तो मतलब सामाजिक सुधार रुक गए? हाँ, एक तरह से उन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में ज्यादा दखल न देने की नीति अपनाई। लेकिन हाँ, भारत का आर्थिक शोषण पहले से कहीं ज्यादा निर्दयता से बढ़ गया। रेलवे का विस्तार हुआ, लेकिन उसका मुख्य मकसद कच्चे माल को बंदरगाहों तक और ब्रिटिश माल को अंदरूनी बाजारों तक पहुंचाना था। लेकिन क्या इस सब से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच रिश्ते कुछ बेहतर हुए? घोषणा में तो बराबरी की बात थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक, कड़वाहट
और नस्लीय नफरत की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कैसे? अंग्रेजों के मन में, खासकर जो भारत में रहते थे, भारतीयों के प्रति एक डर और अविश्वास बैठ गया। उनमें नस्ली अहंकार और बढ़ गया। वो मानने लगे कि भारतीय बर्बर हैं, अविश्वसनीय हैं और उन पर सख्ती से ही शासन किया जा सकता है। वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली सोच और मजबूत हो गई कि हम गोरे लोग इन पिछड़े हुए काले लोगों पर शासन करने और उन्हें सभ्य बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये नस्लीय दूरी अगले 90 सालों तक ब्रिटिश राज का एक अहम हिस्सा बनी रही। तो कुल मिलाकर देखें तो 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में यानी अंग्रेजों को भगाने में असफल रहा हो, लेकिन इसका महत्व फिर भी बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से ये असफल जरूर रहा, लेकिन व्यर्थ नहीं गया। इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश राज की ताकत को चुनौती दी, उसकी नींव हिला दी। इसने सिपाहियों और आम लोगों की जो वास्तविक तकलीफें थीं, उन्हें खुलकर सामने ला दिया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल पेश की, जो बाद के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बनी। और भले ही इसे बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। इसने ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता विदेशी शासन और अन्याय को चुपचाप सहने वाली नहीं है। कहीं न कहीं इसने राष्ट्रीय चेतना के बीज बो दिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 1857 के विद्रोह की जड़ें बहुत गहरी और कई परतों वाली थीं। आर्थिक लूट, राजनीतिक हक छीना जाना, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखलंदाजी और फिर सिपाहियों का अपना गुस्सा। ये विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैला, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और शाहमल जैसे जमीनी नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। हाँ, लेकिन पूरे देश का साथ न मिल पाना, सभी वर्गों का शामिल न होना, हथियारों की कमी, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव और भविष्य की कोई स्पष्ट योजना न होना, इन वजहों से ये आखिरकार सफल नहीं हो पाया। फिर भी इसके नतीजे बहुत दूरगामी हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया, सेना और प्रशासन में बड़े बदलाव हुए। और सबसे बढ़कर इसने अंग्रेजों और भारतीयों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया, नस्लीय दूरी बढ़ाई, लेकिन साथ ही इसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की जमीन भी तैयार की। बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्रिक नहीं थी, ये वाकई भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने ब्रिटिश शासन के चरित्र को और भारत के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए प्रभावित किया। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। 1857 की ये जो घटनाएं हुई और इनकी जो अलग अलग व्याख्याएं हमने देखी, कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई आज़ादी की पहली लड़ाई, कोई कुछ और। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अलग अलग व्याख्याओं ने हमारे बाद के स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया होगा, और शायद आज भी हम भारतीय अपने इतिहास को, अपनी पहचान को कैसे देखते हैं, उसमें 1857 की इन यादों और व्याख्याओं का कितना हाथ है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।